सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। रामकुमारी पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। अपना बीए पार्ट फर्स्ट का टॉपिक चल रहा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना। कौन सा टॉपिक है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। भूगर्भ की जानकारी प्राप्त करने के लिए अपन ने जिन साधनों का प्रयोग किया, दो प्रकार के कारक बताए थे मैंने आपको, एक तो प्रत्यक्ष कारक, एक अप्रत्यक्ष कारक। तो अप्रत्यक्ष कारकों में अपन ने घनत्व, दबाव और तापमान ये अपन ने पढ़ लिए थे तीनों ही। कौन से कारक हैं? अप्रत्यक्ष। ठीक, अब आज अपन बात करेंगे प्रत्यक्ष कारकों की। प्रत्यक्ष कारक, और प्रत्यक्ष कारकों में कौन कौन से हैं? फर्स्ट है भूकंप, और सेकंड कौन सा है? ज्वालामुखी। भूकंप है तो इससे अपन इसकी तरंगों को अपन सिस्मोग्राफ पर बिल्कुल नोट करते हैं। अपन को पता लगता है कि पृथ्वी के अंदर किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, कौन सा भाग तरल अवस्था में है, कौन सा भाग ठोस अवस्था में है। जो मैंने भूकंप में आपको बताया भी है कि जो एस तरंग है वो लिक्विड में, द्रव में नष्ट हो जाती है वो तरंगे। तो ऐसे अपन को प्रत्यक्ष रूप से भूकंप से भूगर्भ की जानकारी प्राप्त होती है। और ज्वालामुखी है, उसमें अपन को प्रत्यक्ष वो लावा देखने को मिलता है। धरातल के अंदर से जो लावा बाहर निकलता है, तो उनकी चट्टानों का अपने जो लावा बाहर निकलता है उसका अपन अध्ययन करते हैं, तब अपन को ज्वालामुखी द्वारा भी प्रत्यक्ष पता चलता है। और थर्ड होगा ना, अगर थर्ड अपन लिखें तो उल्कापिंड। उल्कापिंड, तो उल्कापिंड को अपन इसमें क्यों मानते हैं? देखो, उल्कापिंड है वो भी सौरमंडल का हिस्सा है। अगर अपन मुख्य रूप से अगर अपन देखें ना, तो सबसे पहले अगर वायुमंडल में कुछ था, संपूर्ण पृथ्वी पर कुछ यानी संपूर्ण वायुमंडल में जो कुछ था वो था सूर्य। जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उल्कापिंड हैं, तारे हैं, अपना ग्रह है वो पृथ्वी खुद है, जो सारे किससे बने हैं? सब टूट के बने सिर्फ सब के सब सूर्य से ही हैं। किससे बने हैं? सब के सब सूर्य से ही हैं। तब आप यूँ मानो ये पृथ्वी है भाई, ये तो इसका ऊपर का पार्ट है, इसका तो अपन को पता है, बट अंदर का नहीं पता कि भाई अंदर क्या है इसके गहराई में। अब उल्कापिंड है वो जैसे ही आसमान से टूटता है नीचे आता है, वो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा पृथ्वी के ऊपर आता है नीचे तो वो घर्षण बल के द्वारा उसकी जो ऊपरी परत है ना, वो तो पूरी तरह नष्ट हो जाती है घर्षण से जल के, वो तो नष्ट हो जाती है। जो बीच का पार्ट है वही पहुंचता है धरातल के ऊपर, जो बीच का पार्ट है वही पहुंचता है। तो लास्ट का मतलब यह तो पूरी नष्ट हो जाती है उल्कापिंड धरातल तक पहुंचते। और अगर थोड़ा बहुत बचता है तो उसका आंतरिक भाग बचता है। जो उसका आंतरिक भाग बचता है तो उसका अपन अध्ययन करते हैं। तब उसमें जो चट्टानें पाई गई है ना, वो निकिल और फेरियम ही पाई गई है उसमें। तो उससे भी अपन को ये पता लगता है कि ये जो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो किससे बना हुआ है। तो प्रत्यक्ष कारकों में आप सबसे पहले लिख लो ज्वालामुखी। सबसे पहले लिखो ज्वालामुखी। आपको ये टॉपिक है, ज्वालामुखी है, भूकंप है, दोनों मैंने करवा रखे हैं पहले की वीडियो आप देखो। थ्योरी नहीं लिखवाई है मैंने, लेकिन पूरा ऐसे यही प्रकार प्रत्यक्ष रूप से मैंने पूरा समझा रखा है ज्वालामुखी और भूकंप को। तो वो वीडियो आप देख लेना ढंग से, वो वीडियो आप ढंग से देखोगे, यहाँ अपन जो लिख रहे हैं वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो लिखो ज्वालामुखी में, ज्वालामुखी उद्गार के समय अत्यधिक मात्रा में लावा पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर धरातल पर फैल जाता है। देखो, जो टॉपिक मैंने समझा रखे हैं ना, उनमें ये तो है नहीं कि वो समझ में नहीं आएंगे, उनको लिखना पड़ेगा। पृथ्वी का आंतरिक संरचना मैंने पहले समझाया, अब लिखवा रहा हूँ, चलो लिख लिया साथ में अपन ने। इसमें आपको बुक लेके बैठना पड़ता है, लिखना पड़ता है, चलो कुछ मेहनत तो लगती है। लेकिन अब भूकंप और ज्वालामुखी मैंने दोनों चैप्टर बहुत अच्छे से समझा रखे हैं। आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ सुनना है। आप कुछ काम भी कर रहे हो तो कम से कम सुन तो सकते हो, ईयरफोन लगा लो, सुन लो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये चैप्टर समझ में आ जाएगा साथ में।
तो वो दोनों वीडियो हैं वो आपको सुनने जरूर हैं, कैसे भी आप टाइम निकालो, बट वो वीडियो सुनने दोनों के दोनों। लिखो आगे। अत्यधिक मात्रा में लावा पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर धरातल पर फैल जाता है, धरातल पर फैल जाता है। कई बार धरातल पर नहीं पहुंचकर, कई बार धरातल पर नहीं पहुंचकर भूपृष्ठ की दरारों में ही ठंडा होकर, भूपृष्ठ की दरारों में ही ठंडा होकर जम जाता है। जो भूपृष्ठ की दरारों में ठंडा होकर जमता है उसमें होता क्या है, जैसे दुर्बलता मंडल है, वहाँ पर ये लावा पिघला हुआ है, जैसे ये जो असीमित जो आकृति है ना, जो यानी दुर्बलता मंडल के अंदर जो इस प्रकार लावा फैला हुआ, उसको अपन बोलते हैं बेथोलिथ, उसको बोलते हैं अपन बेथोलिथ। ये जो नाम है ना वो बहुत एग्जामों में पूछे जाते हैं, लावा के जो धरातल के अंदर जो लावा है उसके, और यहाँ से जैसे ये पास की इसके प्रेशर से पास की जो भी सॉफ्ट चट्टानें थी वो टूटी, और मतलब यूं इन दरारों से लावा है वो बाहर आया। धरातल के ऊपर नहीं, ये धरातल के अंदर की बात हो रही है। यूं मानो कि ये भूपृष्ठ तो यहाँ है, ये भूपृष्ठ है वो तो यहाँ है। अब जो ये लावा बाहर आया तो जो ये आकृति बनी ना, जो ये डंडे के रूप में जो ये आकृति बनी, उसको अपन क्या कहते हैं, डाइक। उसको अपन क्या कहते हैं, डाइक। उसको कहते हैं अपन डाइक। उसके बाद जैसे यहाँ से लावा आया, फिर यहाँ जो भी सॉफ्ट चट्टान टूट के ये इस लावा इस आकृति में जमा, यूं समझो आप इसको, इस आकृति में ये लावा जमा यूं इस चट्टानों में। ऐसे जो लावा जमा उसको अपन क्या कहेंगे, इसको अपन वैसे बोलते हैं ये उत्तल आकृति है। ये उत्तल, देखो उत्तल आकृति है वो ऐसे होती है, उत्तल आकृति यूं जमता है लावा, ये उत्तल आकृति है। और जो ये आकृति है ना, ये आकृति, ये आकृति, इसको अपन बोलते हैं अवतल, इसको बोलते हैं अवतल, इसको बोलते हैं उत्तल। तो ये आकृति जो जमी है वो किस रूप में जमी है, उत्तल में, और इसको अपन बोलते हैं लेकोलिथ। क्या बोलते हैं, लेकोलिथ। ये बेहद इंपॉर्टेंट है ये नाम जो भी आपको बता रहा हूं। इस रूप में जमा उत्तल रूप में, उसको अपन क्या बोलते हैं, लेकोलिथ। नीचे नीचे जो लावा का भंडार जो है उसको अपन क्या बोलते हैं, बेथोलिथ। जो इस डंडे के रूप में जिसके माध्यम से लावा पहुंचा है ऊपर, उसको अपन क्या कहते हैं, डाइक। अब एक आकृति और बनती है, जैसे यहाँ जो लावा जमा है वो अगर यूं जमे, मतलब आकृति कैसी है, आकृति कैसी है, या तो इसको अपन बोले अवतल, अवतल रूप में जमा है, और या फिर बोले बने प्यालेनुमा। प्यालेनुमा। और उसको अपन बोलते क्या हैं, उसको अपन बोलते हैं, इस आकृति को अपन बोलते हैं लेपोलिथ। क्या बोलते हैं, लेपोलिथ। देखो उत्तल आकृति है उसको अपन क्या बोलेंगे, लेकोलिथ। प्यालेनुमा या अवतल आकृति है उसको अपन क्या बोलेंगे, लेपोलिथ। ये क्या है, बेथोलिथ। और ये डंडे के रूप में जो लावा जमा है उसको अपन क्या बोलते हैं, डाइक। अब एक आकृति और बची है, वो है लावा, देखो लहरनुमा आकृति। कौन सी आकृति, लहरनुमा। जैसे अरे रस्सी को अपन फेंकते हैं, ज्योग्राफी के लगभग नाम है ना, जैसा उसका काम वैसा उसका नाम। जैसे रस्सी को अपन फेंकते हैं तब उसकी आकृति कैसे बनती है, उसमें ये बल पड़ते हैं ना, ये लघु तरंगे दीर्घ तरंगे जैसे अपन ने पढ़ी हैं। तो अगर लावा इस रूप में जमा है, इस रूप में लहरनुमा आकृति में, इसको अपन क्या बोलते हैं, फेंकोलिथ। फेंकोलिथ, इसको अपन बोलते हैं फेंकोलिथ। अब नाम कितने को हैं, बड़े सिंपल हैं, याद रखना, हमेशा जीवन में काम आएंगे ये चीजें। नीचे जो लावा का भंडार है उसको कोई आकार नहीं है इसका, बहुत अत्यधिक मात्रा में है, इसको बोलते हैं अपन बेथोलिथ। ऊपर जिस माध्यम से आता है आकृति होती है डाइक की, यूं डंडेनुमा,
यूं डंडेनुमा। उसको अपन बोलते हैं डाइक। उत्तल अवस्था में जो लावा जमता है उसको अपन बोलते हैं लेकोलिथ, और जो अवतल अवस्था में जमता है उसको बोलते हैं अपन लेपोलिथ, और जो इसको अपन बोलते हैं फेकोलिथ, लहरनुमा आकृति, इसको बोलते हैं अपन फेकोलिथ। ये है धरातल के अंदर जो लावा जमा है उसकी आकृतियां। बाहर जब धरातल के बाहर आएंगे तब तो वो शंकु बनेंगे और उनके अनेक नाम है। आगे लिखो आप, कई बार धरातल पर नहीं पहुंचकर भूपृष्ठ की दरारों में ठंडा होकर जम जाता है। अधिकांश ज्वालामुखी 40 से 50 किलोमीटर की गहराई पर ही 40-50 किलोमीटर की गहराई पर ही उत्पन्न होते हैं। विभिन्न विद्वानों का विचार है कि इस गहराई पर बड़ी मात्रा में मैग्मा द्रव अवस्था में है, जिसे मैग्मा का भंडार कहते हैं, इसके आधार पर वैज्ञानिक पृथ्वी के इस भाग को द्रव अवस्था में मानते हैं। है मेरे पास मार्कर, रख दो अगर एक्स्ट्रा रखना है तो आपको रख। द्रव अवस्था में मानते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, परंतु कुछ अन्य विद्वानों का मत है कि इतनी अधिक गहराई पर चट्टानें अत्यधिक दबाव के कारण पिंगली अवस्था में नहीं रह सकती। क्योंकि अत्यधिक दबाव के कारण उनका गलनांक ऊंच हो जाता है। उन्होंने माना कि पृथ्वी के ऊपरी भाग में दरारें पड़ जाने से आंतरिक चट्टानों पर दबाव में कमी आ जाती है, जिससे उनका गलनांक कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप आंतरिक चट्टानें पिघलकर ज्वालामुखी उद्गार के रूप में बाहर आ जाती हैं। तो सिंपल शब्दों में अगर अपन कहें ना तो ऊपर की चट्टानों का जब दबाव कम होता है, जो दुर्बलता मंडल में लावा क्या होता है, प्लास्टिक अवस्था में जमा होता है। लावा है लावा का ही रूप है, लेकिन अत्यधिक दबाव के कारण उसका घनत्व में कुछ फर्क पड़ता है और वो इस दबाव के कारण प्लास्टिक अवस्था में है। जैसे ही ऊपर की चट्टानों का दबाव कम होता है, जैसे चट्टानें हैं किसी भी वजह से टूटी फूटी अलग हुई, ऊपर का दबाव कम हुआ, यहाँ तो प्रेशर है ही, टेम्परेचर अधिक है, लावा का रूप है बस प्लास्टिक अवस्था में है, तब ऊपर का जो ये वेट है वो कम हुआ तो इससे ये लावा
बाहर निकलेगा और बाहर निकलेगा, और इसी अलावा के इसी रूप को अपन क्या कहते हैं, ज्वालामुखी। कमी आ जाती है जिससे उनका गलनांक कम हो जाता है, परिणाम स्वरूप आंतरिक चट्टानें पिघलकर ज्वालामुखी उद्गार के रूप में बाहर आ जाती हैं। इस प्रकार से ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग के विषय में स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होती, क्योंकि लिखवा नहीं रहा हूँ मैं, समझा रहा हूँ आपको। देखो, अगर भूकंप है ना, भूकंप की तरंगें हैं वो तो संपूर्ण पृथ्वी के अंदर से गुजरती हैं। चाहे कहीं से लिक्विड अवस्था में है तो वहाँ भी पी तरंग तो जाएगी, यानी पी तरंग है वो संपूर्ण पृथ्वी के अंदर चलती है, कहीं भी नष्ट नहीं होती। यानी वर्ल्ड में कहीं भी सिस्मोग्राफ है उस पर अगर भूकंप आया है तो पी तरंग को नोट किया जाएगा, 100% है ये चीज़। एस तरंग है वो लिक्विड में नष्ट होगी, तो इससे भी पता चलेगा कि आंतरिक भाग में लिक्विड है वो कहाँ पर है, मतलब तरल अवस्था में पृथ्वी है वो कहाँ पर है। तो पी और जो एस तरंगें हैं ना वो संपूर्ण पृथ्वी की वास्तविक जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी से अलावा अगर अपन मैक्सिमम गहराई माने ना दुर्बलता मंडल की, तो वो 200 किलोमीटर मैक्सिमम है, 200 किलोमीटर मैक्सिमम। तब इसकी अगर ज्वालामुखी से चट्टानों की जानकारी प्राप्त हो तो वो कहाँ तक की होगी, सिर्फ और सिर्फ 200 किलोमीटर तक की। और पृथ्वी की गहराई कितनी है, त्रिज्या कितनी है पृथ्वी की, वो देखे अपन 6371 वर्ग किलोमीटर। तो ये तो 6371 किलोमीटर जानकारी अपन को ज्वालामुखी से कितनी प्राप्त हुई, मात्र और मात्र 200 किलोमीटर तक की। और भूकंप है उससे वास्तविक जानकारी अपन को प्राप्त होती है। आगे लिखो आप, प्राप्त नहीं होती है, परंतु इसके आधार पर इसके आंतरिक भाग को द्रव व ठोस दोनों ही अवस्था में माना गया है। अगला पॉइंट लिखो आप, उल्का पिंड। और उल्का पिंड में लिखो आप, वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष से गिरने वाले उल्का पिंडों के अध्ययन से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने का प्रयास किया है। विद्वानों का विचार है कि सौरमंडल का सदस्य होने के कारण इसकी उत्पत्ति तथा आंतरिक संरचना पृथ्वी की उत्पत्ति तथा आंतरिक संरचना के समान होनी चाहिए। उल्का पिंडों के अध्ययन से निम्नलिखित दो बातें स्पष्ट होती हैं। पहले लिखो, इसमें पहला ए पॉइंट डालो, उल्का पिंडों में प्याज के समान सकेंद्रीय परतें पाई जाती हैं।
इससे इस बात का संकेत मिलता है, इससे इस बात का संकेत मिलता है कि पृथ्वी में भी इसी प्रकार की सकेंद्रीय परतें पाई जाती हैं। पृथ्वी में भी इसी प्रकार की सकेंद्रीय परतें पाई जाती हैं। बी पॉइंट लिखो, उल्कापिंडों के आंतरिक भाग में लोहा और निकिल की प्रधानता है। उल्कापिंड का आंतरिक भाग ही पहुंचता है धरातल पर। 99% उल्कापिंड जितने भी पृथ्वी पर गिरे हैं उनमें उल्कापिंड का जो आंतरिक भाग है ना, लोहा और निकिल वाला, वही पहुंचता है यहाँ, और उसका अध्ययन किया गया है। निकिल की प्रधानता है, इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वी का क्रोड या कोर, पृथ्वी का क्रोड भी लोहे व निकिल का बना हुआ है। लोहे व निकिल का बना हुआ है। वर्तमान में अधिकांश वैज्ञानिक यह मानते हैं कि पृथ्वी के क्रोड में लोहा और निकिल की प्रधानता है। लोहा और निकिल की प्रधानता है। लोहा और निकिल की प्रधानता है। अतः पृथ्वी का आंतरिक भाग भी इन्हीं पदार्थों से निर्मित है। अतः इससे स्पष्ट होता है पृथ्वी का आंतरिक भाग, पृथ्वी का आंतरिक भाग ठोस अवस्था में है। यह आपके प्रत्यक्ष कारणों में 2 पॉइंट कंप्लीट हो गए, भूकंप और उल्कापिंड। कल अपन ज्वालामुखी पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी, धन्यवाद।